बेटा आपके 2 क्लासेस छूट गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आज से इस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करो, नया ही टॉपिक है, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक हूँ, चलिए अच्छा। कैसे हैं, बस यही मत पूछो। विक्स इनहेलर के दम पे जिंदा है क्योंकि 2 दिन से जुकाम हो गया और नाक बंद हो चुकी है पूरी तरीके से। चल अच्छा, फिलहाल शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। राधे राधे, गुड मॉर्निंग, बॉन्जोर। चले फिर बात करी जाए। ऑलराइट, क्लास को शुरू करने से पहले आपको ये बता दें, यार मैथ्स क्यों मजाक कर रही हो। ओके, किसी का कुछ क्वेश्चन था, फैक्टर कॉस्ट क्या होती है। चलो एक सेकंड रुक जाओ, एक क्वेश्चन का आंसर कर दें पहले। देखो, किसी बच्चे ने पूछा, मैंने नाम नहीं देख पाया, नाम क्या था, फैक्टर कॉस्ट क्या होती है। अच्छा, और दूसरा था मार्केट प्राइस क्या होता है। देखो बेटा, गोडाउन होता है ना, गोडाउन, गोडाउन में क्या होता है, गोडाउन में जो माल होता है ना वो बहुत सारा भर के रखा जाता है। या आप ऐसे समझ लो जैसे कि कोई एक ऐसी जगह है जहां पे राइस का गोडाउन बना है, या मान लो धान का गोडाउन बना हुआ है, या पैडी क्रॉप्स का गोडाउन बना है, या मान लो गैस सिलेंडर का गोडाउन बना हुआ है। तो जो गोडाउन होते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं, किसी भी चीज को एक जगह पर इकट्ठा करने के लिए। अब अगर तुम गोडाउन से जाके किसी भी चीज को खरीदोगे तो वो आपको मार्केट के हिसाब से थोड़ा बहुत तो सस्ते दामों पे मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेट सी बात है। तो गोडाउन में जब जाके आप चीज को खरीदते हो तो वो आपको थोक के भाव मिल जाती है, और उसका जो प्राइस होता है ना वो भी कम होता है। मार्केट प्राइस का मतलब क्या है कि जब ये चीज गोडाउन से निकल के दुकान पे भेजी जाती है, जब उसे मार्केट पे भेजा जाता है तो उसका प्राइस जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहां से वहां तक गया तो पैसा खर्चा हुआ होगा उसको ट्रांसपोर्टेशन के चक्कर में, क्योंकि किसी चीज के ऊपर तो लद के गया होगा ना, ऐसे पीठ पे तो बैठा के गया नहीं होगा है ना उसको, तो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर पैसा खर्चा हुआ। दूसरा, जब यहाँ गोडाउन से निकल के वो मार्केट में गया तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ टैक्स भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को तो पैसा देना है ना हमको, तो हम टैक्स भी लगाएंगे। और इसके बाद में जब वो यहाँ से यहाँ तक गया तो उसकी मेंटेनेंस भी हमें देखनी पड़ेगी कि वो खराब ना हो जाए। तो इन सब चीजों का जो पैसा है ना वो हम क्या करेंगे, उस सामान के ऊपर लगा देंगे जो हमने गोडाउन से निकाल के मार्केट में हम लेकर आए हैं। तो अगर गोडाउन के अंदर किसी भी चीज का जो प्राइस था वो 10 रुपए था, तो जब वो मार्केट के अंदर आ जाएगा तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा, 30 रुपए हो जाएगा। तो ये था आपका फैक्टर कॉस्ट, यानी कि गोडाउन के अंदर किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की मूल्य क्या होगा, उसका अमाउंट क्या होगा, और यहाँ पे मार्केट में आके उसका अमाउंट क्या होगा, उसको हम यहाँ पे मनी प्राइस कहते हैं। समझ में आ गया, किसने पूछा था। अच्छा, जिसने भी पूछा था आई थिंक समझ में आ गया होगा। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसी का कंटिन्यूएशन है। और कंटिन्यूएशन क्या है, गुड मॉर्निंग, कंटिन्यूएशन क्या है, इकोनॉमिक सर्वे और बजट। बेटा डेप्रिसिएशन अभी आएगा, अभी जब हम इन्फ्लेशन पढ़ेंगे ना, इन्फ्लेशन में डेप्रिसिएशन आएगा। वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि हमारी रुपी का जो प्राइस है ना, वो धीरे धीरे करके डिक्रीज होता जाता है, तो उससे डेप्रिसिएशन आता है। बात करेंगे उसके बारे में, है ना, इन्फ्लेशन चैप्टर आने दो बस। हाँ बताओ, इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है भाई। हाँ, लेबर चार्ज भी होगा, डेफिनेट सी बात है, सारे चार्जेस लगा दो, सब मिला के पैसा अपने आप इंक्रीज हो जाता है। हाँ जी बेटा, गिनी कोफिशिएंट पॉवर्टी में था। आईजीएसटी क्या होता है, अरे भाई रुको तो, अभी मैंने कहा तुमको जीएसटी पढ़ाया है, जीएसटी पढ़ा दिया मैंने, जीएसटी पढ़ा दिया मैंने, नहीं पढ़ाया है ना, तो आराम से चलो। तुम लोग इतना आगे कूद कूद के सवाल पूछोगे तो बताओ, जब ये पढ़ाना शुरू करें भैया, जहां जिसके साथ में चल रहा है उसके साथ में चलो अभी, ठीक है। हाँ बताओ, क्या होता है ये। गिनी कोफिशिएंट नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि उसकी जो वैल्यू है वो आपको 0 से 1 के ही बीच में रहेगी। तो 0 से कम जाओगे तभी तो नेगेटिव होगी ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम नेगेटिव वो वैल्यू हमें कभी देखने को नहीं मिलेगी। समझे, क्योंकि जब वो गिनी कोफिशिएंट आया था तो उसने कहा था कि जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में ही रहेगी। फिगर आउट करते हैं, उसको इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं। अच्छा 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 अच्छा, हेरोल्ड ने दिया था, रुक जाओ, हेरोल्ड अंकल पहले आ गए तुम्हारे। समझिएगा, देखो आपके जो क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस को अपने चैप्टर के हिसाब से पूछा करो। आज चैप्टर क्या चल रहा है उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछो। आप डेप्रिसिएशन पूछो, डिवैल्यूएशन पूछो, तो ये सारे शब्द कब आएंगे, जब हम इन्फ्लेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा सब्र रखो, आएगा वो भी, ठीक है। दूसरा, जीएसटी, अभी हम आपका ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इसमें आगे बजट आएगा, बजट में टैक्सेस आएंगे, और टैक्सेस के अंदर जीएसटी पढ़ेंगे। तो हैव सम पेशेंस, सारी चीजें आएंगी, एक एक करके पढ़ो। जल्दबाजी में मत करो कि मैम ये भी बता दो वो भी बता दो, और फिर कहोगे कि मैम ने बताया नहीं, है ना। तो पढ़ो तो आराम से। देखो, इकोनॉमिक सर्वे का मतलब क्या होता है, जैसे कि सपोज करो इकोनॉमी है ना, मैंने क्या कहा, हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है उसे मैंने कहा इकोनॉमी। अच्छा, इकोनॉमी को बनाए रखने के लिए 2 लोगों की जरूरत हमेशा पड़ती है। कौन कौन होंगे वो 2 लोग, मम्मी पापा की बात नहीं कर रहे हैं कि मम्मी पापा जो हमारे वो टैक्स देते हैं। हाँ, इकोनॉमी को बनाए रखने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है, बायर और सेलर। अच्छा, फाइनेंस मिनिस्टर।
बायर एंड सेलर, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अच्छा एक सेकेंड रुको, अगर मैं बोलूं केंद्र सरकार और अगर मैं कहूं आरबीआई, क्या मैंने कुछ गलत बोला? क्या मैंने कुछ गलत बोला? नहीं, मैंने बिल्कुल भी गलत नहीं बोला। ठीक है, नहीं पता, चलो हम बताते हैं ना। सुनिएगा, देखिए इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, पहले हम उसको समझते हैं। आपने अभी देखा होगा जब इस बार बजट आया था, तो बजट जो था वो 1 फरवरी को प्रस्तुत किया गया था। 1 फरवरी को जब बजट आया तो उसके एक दिन पहले 31 को, यानी कि 31 जनवरी को आपने देखा होगा कि इकोनॉमिक सर्वे आया था, और मैंने दोनों ही चीजें आपको अलग अलग पढ़ाई हुई थी यूट्यूब पे। ठीक है, अच्छा तो इकोनॉमिक सर्वे जो होता है ये हमेशा बजट से पहले क्यों आता है? इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ खास होता होगा। एक्चुअली इकोनॉमिक सर्वे जो है वो बजट से पहले हमेशा इसलिए आता है क्योंकि इसके अंदर बताया जाता है कि पूरे पिछले साल में, ध्यान से, पूरे पिछले साल में, जैसे कि इस बार का जो बजट आया है वो इस वाले ईयर के लिए है, तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा ना, ये किसका आएगा? इसका आएगा। यानी कि पूरे पिछले साल में सरकार ने कौन सा पैसा कहां पे खर्चा किया, कौन सी योजना आई, उस योजना के अंदर कितना पैसा राज्य ने खाया, कितना पैसा सरकार ने दिया, कितना राज्य को पैसा एक्स्ट्रा दिया, वो सारा का सारा जो ब्यौरा होता है वो आपको इकोनॉमिक सर्वे के अंदर लिखा हुआ मिलता है। यानी कि जो हमारी केंद्र सरकार है उसने पूरे एक साल के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट से मतलब है कि सरकार ने जो पैसा कमाया था, सरकार ने जो रेवेन्यू जनरेट किया था, इस पैसे का इस्तेमाल केंद्र सरकार के द्वारा कैसे और कहां किया गया है, इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई सबको? अभिलाष क्या पॉइंट समझ में नहीं आया? कम का क्या मतलब होता है? कम का क्या है? कम समझ आया मैम? कम? अरे कम और ज्यादा क्या होता है भाई? चलो अच्छा, सेकेंड पॉइंट समझिएगा। तो पहली बात तो ये होगी कि सरकार ने कितना पैसा यहाँ पे खर्चा किया, चलो ठीक है। दूसरा, इसके अंदर ये भी बताया जाता है कि जो आने वाला हमारा बजट है, आने वाले बजट का क्या मतलब है कि 2021 से 2022 के लिए जो बजट प्रस्तुत किया जाएगा, एक पॉइंट तो ये हो गया कि किया क्या था पहले, दूसरा पॉइंट क्या है, आगे क्या किया जाएगा। इसमें दूसरा पॉइंट ये बताता है कि जो आने वाला हमारा बजट है उसमें हम कौन सा पैसा कहां पे खर्चा कर सकते हैं, कर सकते हैं, करेंगे कि नहीं करेंगे वो नहीं कहा है, कर सकते हैं। यानी कि एक अनुमान लगाया गया है कि आने वाले समय में हम इतना पैसा यहाँ पे खर्चा कर सकते हैं। अब देखो इसको एग्जाम्पल के साथ में समझो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2020 में ये है हमारी केंद्र सरकार, ठीक है, ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री, राइट। अब इनके पास में जो पैसा इकट्ठा हुआ, सपोज करो इतना पैसा इनके पास में इकट्ठा हुआ, ठीक है। ये जो पैसा इकट्ठा हुआ, इन्होंने क्या किया होगा, 2020 में अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट किया होगा। कुछ पैसा आसाम को दिया होगा, कुछ पैसा यूपी को दिया होगा, कुछ एमपी को दिया होगा, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से पैसा बांटा गया होगा। क्योंकि राज्य को पैसा देना, अगर राज्य की जरूरत पड़ती है तो राज्य को पैसा देना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। क्या होती है? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। ये हम पॉलिटी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, पैसा बांट दिया। कब? 2020 में पैसा बांटा सारा का सारा, तो इन्होंने करीबन इतना पैसा 2020 में बांट दिया। कितना पैसा बचा इनके पास में? अभी इतना पैसा बचा हुआ है। अब ये जो पैसा बचा हुआ है, इस पैसे को देखा जाएगा कि और कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पे कुछ एक्स्ट्रा पैसा हमें देने की जरूरत है, वहां पे भी ये पैसा दे देंगे, ठीक है। तो इन्होंने टोटल 2020 में इतना सारा पैसा खर्चा कर लिया, ठीक है। इसका ब्यौरा किसमें दिखाया जाएगा? इकोनॉमिक सर्वे में दिखाया जाएगा कि इन्होंने पैसा कहां खर्चा किया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 2021 जब आएगा, जब हमारा ये बजट आने वाला होगा, उसके एक दिन पहले कहा जाएगा कि अगर सपोज करिए, सपोज करना है, कंफर्मेशन नहीं है, सपोज करना है, अगर सपोज करिए कि सरकार के पास में इतना पैसा फिर से इकट्ठा हो जाएगा, तो हम 2021 में कौन कौन सी योजनाएं लाएंगे, कहां पे कौन सा पैसा लगाएंगे, हम उसका भी पूरा ब्यौरा यहाँ बता देते हैं। मतलब ख्याली पुलाव पका के यहाँ पे तैयार करके बता दिया जाएगा। एक तो रियलिटी बताई जाएगी, लेकिन दूसरा क्या होगा? दूसरा ख्याली पुलाव होगा। समझ में आई बात? आप समझ में आ गई बात? अच्छा, तो ये तो हो गया, हाँ, फोरकास्टिंग, सिंपल, आप ऐसे समझ लो। तो ये तो बात हो गई। गॉट यू नहीं होता मैम, गॉट इट होता है, गॉट यू है। चलो अच्छा, आए हाय, क्लास में देर से आए हैं बच्चा, प्लीज क्लास में थोड़ा टाइम पे आया करो, ऐसे कैसे काम चलेगा? 2 बार बेटा मैंने रिपीट किया है। चलो अच्छा, शुरुआत से एक बार बता देते हैं। मैंने अभी सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे बताया कि इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। इकोनॉमिक सर्वे का मतलब होता है वो बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। उसके अंदर वो सारा ब्यौरा होता है जिसमें ये बताया जाएगा कि सरकार ने
पिछले साल में कितना पैसा खर्चा किया, और उसमें यह भी बताया जाएगा कि आने वाले साल में सरकार कितना पैसा खर्चा करेगी। अच्छा, ये तो हुआ इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। अब देखिए, इस बार का जब इकोनॉमिक सर्वे आया था, राइट, तो ये समझना उसके अंदर बताया गया था कि हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति होगी, यानी कि हमारे देश की जो जीडीपी होगी पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर की, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2021 तक, इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में, वित्तीय वर्ष के अंदर जो भारत की जीडीपी है वो कितनी है, इतनी है। समझ गए? कुछ नया नहीं बताया। सुबह 7 बजे के क्लास में हजारों बार ये बात बताई है, कुछ नया नहीं मैंने बताया। ठीक है, ये पॉइंट हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कई बार एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है। ओके, अच्छा, दूसरा पॉइंट समझिएगा। क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अच्छा ये बताओ, ये जो वित्त वर्ष हम कर रहे हैं, ये वित्त वर्ष डिसाइड कब हुआ था? तो 1950 में जब हमारा देश आजाद हो गया था, 47 में, उसके बाद में जब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, हमारा संविधान आ गया, उस टाइम पे ये डिसाइड किया गया कि हमारा वित्तीय वर्ष क्या होगा। अभी जब कोविड चल रहा था तो ये बोला जा रहा था कि चलो हम लोग इसको 1 साल की जगह पे 1.5 साल के लिए एक्सटेंड कर देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं गया। ठीक है, दूसरा सुनिएगा। दूसरा ये बोला गया कि ये जो एस्टिमेशन दिया गया है ना, तो ये देखो मैंने क्या लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जीडीपी बताई गई है ये कहां से कहां तक की होगी, कौन से ईयर की होगी, बताओ। अभिषेक मेहरा, 1 मिनट रुक जाओ बेटा, अभी बता रहे हैं। जीतू, 2019 से 2020 की जीडीपी होगी ये। अच्छा बेटा, मेरे को ये बताओ, मैंने क्या कहीं पर तुमको 2019 लिखा हुआ दिख रहा है? क्या मैंने कहीं पर भी 2019 लिखा है? कहीं पे भी लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैंने ये बोला कि ये तो बात हो गई 2020 से 2021 की, कि हमारे देश की जीडीपी जो है वो -7.7% रही। ये फिगर लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे कि इकोनॉमिक सर्वे में इंडिया की जीडीपी 2020-21 के लिए कितनी बताई गई थी? -7.7% बताई गई। अच्छा, दूसरा पॉइंट, इस बार का जो फाइनेंशियल ईयर आया वो तो बात की बात हो गई, लेकिन ये कहा गया 2021 से लेकर 2022 तक का जो टाइम पीरियड होगा, यानी कि 2021, दैट मीन्स 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2022 तक, ये जो टाइम पीरियड है, इसमें भारत की जीडीपी कितनी होगी? 11% रहेगी, 11% रहेगी, ऐसा बताया गया है हमारी एक्ट ऑफ गॉड के द्वारा, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। ठीक, दूसरा पॉइंट यहां पे ध्यान रखना, जब हम लोग पढ़ेंगे वो वाला सेक्शन 5 ईयर प्लान, वहां पे आप देखोगे कि हर 5 ईयर प्लान के अंदर अलग अलग चीजें बताई गई थी और अलग अलग वहां पे उनके टारगेट्स भी रखे गए थे। अब हमारे यहाँ पे ऐसा कोई टारगेट नहीं होता है कि हमें इतनी जीडीपी अचीव करनी है, हमें इतनी ग्रोथ करनी है, हमें इतना काम करना है, इतना काम करना है, क्योंकि आप भी जानते हो कि हर एक जगह की जो जीडीपी है वो इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा स्लो डाउन हो गई थी ड्यू टू कोविड। ठीक है, चलो, तो कोविड की वजह से आपने देखा कि बहुत सारी जो जीडीपी वगैरह थी वो डिक्रीज हो गई। खैर, हमारे काम का वो पॉइंट नहीं है। अच्छा, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि जब इकोनॉमिक सर्वे इस बार का आया तो इसके अंदर टोटल कितने इंडिकेटर्स को रखा गया, यानी कि टोटल कितनी चीजों के आधार पर इस बार का इकोनॉमिक सर्वे निकाला गया? टोटल 26 चीजें थी जिनको एज अ इंडिकेटर इस्तेमाल किया गया। जैसे कि देख सकते हो, सैनिटेशन है, वाटर है, हाउसिंग है, फैसिलिटी, एनवायरमेंट है। पूछेगा मैम? नहीं पूछेगा, छोड़ देना इसको। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में ये जो इकोनॉमिक सर्वे आया, ध्यान से सुनना, ये जो इस बार का इकोनॉमिक सर्वे आया, इसके अंदर क्या बोला गया है सुब्रमण्यम जी के द्वारा? ये कौन है? सुब्रमण्यम अंकल कौन है? सुब्रमण्यम अंकल कौन है, बताओ? हु इज दिस सुब्रमण्यम अंकल? एडवाइजर है, इकोनॉमिक एग्जीक्यूटिव एडवाइजर है। ठीक है, क्या है? एडवाइजर है, बिल्कुल सही। सुब्रमण्यम जी के द्वारा बताया गया कि हमारे देश की जो जीडीपी है, मतलब देख रहे हो 2017 में जब हेल्थ पॉलिसी आई थी तो इतनी थी, उतनी थी, हमें नहीं याद करना है, हमारे पेपर में नहीं पूछा जाएगा। क्यों? क्यों नहीं पूछा जाएगा? इसका रीजन है, इसका रीजन ये है कि हर दिन हमारे देश की जो जीडीपी है वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा अलग अलग बताई जाती है। तो कहां तक तुम याद रखोगे, कहां तक हम तुमको पढ़ाएंगे और कहां तक एग्जामिनर तुमसे पूछेगा, तो यहां से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, तो फिर इकोनॉमिक सर्वे में तो हमें सिर्फ 2 पॉइंट याद रखने हैं मैम। पहला पॉइंट क्या है कि इकोनॉमिक सर्वे जो था वो क्या चीज बताता है। पहला पॉइंट, इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर प्रस्तुत करेंगी। किसकी सलाह पे उसको बनाया जाता है? तो ये सुब्रमण्यम स्वामी जी की सलाह पर उसको बनाया जाएगा। क्या ये फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक और डिपार्टमेंट होता है फाइनेंस का, वो इसको पूरा का पूरा बनाता है। पांचवा पॉइंट, इसको प्रस्तुत कब किया जाता है? बजट से 1 दिन पहले इसको प्रस्तुत किया जाता है। पांचों पॉइंट इकोनॉमिक सर्वे के समझ में आ गया, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। 5 पॉइंट्स क्लियर? अच्छा, बजट क्या होता है? बजट क्या होता है? लेखा जोखा 1 साल का।
बेटा मुझे ये बताओ, जब हम पॉइंट बोल रहे होते हैं तब तुम कौन से ख्याली पुलाव में होते हो कि बार बार तुम्हारा यही होता है, मैम प्लीज रिपीट, मैम प्लीज रिपीट। कहाँ चले जाते हो? ऐसे झपकी वपकी लग जाती है, ऐसे 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 झटके वटके लगने मैंने ये बोला, आदत हो गई ना तुमको सारी चीजें लिखने की कि मैम लिख के दो, पका के दो, वहां पे हम सिर्फ स्क्रीनशॉट मारेंगे। 5 पॉइंट बोले हैं मैंने। पहला, इकोनॉमिक सर्वे जो है वो बजट के एक दिन पहले आता है, यानी कि बजट अगर 1 फरवरी को आ रहा है तो ये 31 जनवरी को आएगा। दूसरा मैंने कहा 2020 से लेकर 2021 तक इंडिया की जो जीडीपी है वो यहाँ पे इतनी बताई गई, और 2021 से लेकर 2022 तक की इंडिया की जीडीपी 11% बताई गई। अगला पॉइंट, इसको प्रस्तुत कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर इसको प्रस्तुत करेंगी। अगला पॉइंट, किसकी सहायता से? एडवाइजर की सहायता से, जो एग्जीक्यूटिव एडवाइजर है सुब्रमण्यम स्वामी जी। तीसरा, पांचवा क्या होगा? एक डिपार्टमेंट होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट, वो यहाँ पे इस पूरे इकोनॉमिक सर्वे को बनाता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ही इसको डेवलप किया जाता है। ये कहानी हो गई इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। अच्छा ये बताना, कोई और ऐसा एजुकेटर है जो तुमको 10 बार रिपीट करके बताता हो? है? नहीं करता? बस यही मुझे जानना था, यही मुझे जानना था, ताकि अगली बार से हम भी रिपीट नहीं करें। बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में? बजट के बारे में। नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, अगर रिपीट की जरूरत पड़ेगी तो आई विल रिपीट इट, तो मजाक की बात है, पर थोड़ा सा अटेंटिव रहा करो। एक बार अगर चीज बता दी तो एक बार में उसे कैच करने की कोशिश किया करिए। कैच द रेन, पहली बात समझो। तुमको क्या लगता है कि ये जो बजट आता है ये सिर्फ 1 साल का पूरा ब्यौरा होता है? क्या ये पूरा 1 साल का ब्यौरा होता है? अब हमारी टीम को होश आया, पूछ रहे हैं कि मैम आपका इशू सॉल्व हुआ? देखो बताएं क्या होता है। जैसे कि मानो जो बजट है, सपोज करो हम पुराना वाला डेटा लेके चलेंगे ताकि 2021 का आप मुझे बताओगे, ठीक है? जैसे कि मानो जो बजट आना है वो बजट 2015 और 16 का बजट प्रस्तुत किया जाना है, ठीक है? ये बजट प्रस्तुत किया जाना है, यानी कि ये प्रेजेंट किया जाएगा। इट मींस कि हम लोग कौन से ईयर में जी रहे हैं? हम लोग 2015 में जी रहे हैं। तुम लोग बताओगे 21 वाला, इसलिए मैं इतना पुराना डेटा उठा के तुम लोगों को समझा रही हूँ, ठीक है? यानी कि हम लोग 2015 में जी रहे हैं, और 2015 से 2016 का बजट जो है वो आज की तारीख में प्रस्तुत किया जा रहा है। और आज तारीख कितनी है? 1 February आज की डेट है, ठीक? अब सुनो, जब बजट आता है तो इसमें 3 चीजें होती हैं। अगर आपने मेरा बजट वाला सेशन देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। 10 मिनट का क्लास था, लेकिन नहीं देखा होगा कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो पेड वाले बच्चे हैं। पेड वाले बच्चे जो है वो फ्री क्लास थोड़ी ना देखते हैं, है ना? है ना? हम आप करो इसी बात पे। हाँ बिल्कुल, ताली भी बजा लो, ताली भी बजा लो, लेकिन ये याद रखना करंट अफेयर्स नहीं आएगा पेड में। बजट के अंदर आपको पहले बताया जाएगा कि 2013 और 2014 तक सरकार ने, ध्यान से सुनना, रिपीट नहीं होगा ये, 2013 से 2014 तक सरकार ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया उसका पूरा ब्यौरा बताया जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसी बजट के अंदर 2014 से 2015 के अंदर जो भी काम किए गए हैं, जो भी काम किए गए हैं उनको बताया जाएगा। और तीसरा क्या होगा? 2015 से 2016 तक क्या काम किया जाएगा, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं, क्या काम किया जाएगा वो इसमें बताया जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो डेटा हमको पता चला है ये एक्चुअल डेटा है, यानी कि ये बिल्कुल सही डेटा हमें पता चल गया, क्योंकि ये ईयर तो जा चुका है। जब ये ईयर जा चुका है तो इसमें जो भी काम किया गया होगा उसका प्रॉपर डेटा हमारे पास में होगा, तो ये क्या कहलाता है? ये एक्चुअल डेटा कहलाता है, ठीक है? दूसरा, 2014 और 2015 में जो पैसा खर्चा किया गया है ये अभी पिछले साल का पैसा है, क्योंकि हम जो बजट लेकर आए हैं वो 2015 और 2016 का बजट लाए हैं, यानी कि 1 साल पुराना जो पूरा ब्यौरा था वो इसके अंदर बताया जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे करंट डेटा, क्योंकि ये तो भैया अभी पिछले साल का ही ना, जो हमने पैसा खर्चा किया वही तो बताया गया है। और ये जो होगा ना, ये क्या है? ये एस्टिमेशन है, यानी कि हमने अनुमान लगाया है कि आने वाले टाइम में क्या क्या कैसे कैसे हमको करना है। ये बात सबको समझ में आ गई? अब मैं पूछूं 2021 के बारे में, बता लोगे? चलो बताना, ठीक है? देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारा जो बजट है वो ये वाला आया है, ठीक? अब आप मुझे ये बताओ कि इसके अंदर एक्चुअल डेटा कौन से ईयर का आएगा? एक्चुअल डेटा कौन से ईयर का आएगा? अच्छा, ठीक है, पक्का? श्योर है सब लोग? ठीक। दूसरा मेरे को बताओ, करंट डेटा कौन सा आएगा? करंट डेटा कौन से ईयर का आएगा? ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और एस्टिमेटेड डेटा किसका आएगा? एस्टिमेटेड डेटा किसका आएगा?
इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। कितने समझदार हो गया तुम लोग को, मतलब डेली क्लास शुरू होते ही एक डोज देनी पड़ेगी कि क्लास में थोड़ा सा अटेंटिव रहा करो, है? समझ गए? चलो बड़ी अच्छी बात है। तो ये तो हमने यहाँ पे समझ लिया कि ये इस तरीके से हमारा बजट आता है। तो हमारे बजट में सिर्फ एक ही चीज नहीं बताई जाती है, हमारे बजट के अंदर 3 अलग अलग सालों का पूरा डेटा बताया जाता है। चलो ये तो बात हो गई बजट के बारे में। अब जो बजट होता है ना, उसमें आपको ये भी पता है कि वो प्रेजेंट कौन करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो वित्त मंत्रालय संभाल रही हैं, यानी कि निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा उसको प्रस्तुत किया जाएगा। इस बार का जो बजट उन्होंने प्रस्तुत किया था, वो कौन से नंबर का बजट था जो उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया? कौन से नंबर का बजट था जो उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया? देखें कौन बताएगा। ये वही बता पाएगा जिसने बजट वाला मेरा क्लास देखा होगा। तीसरा, दूसरा, तीसरा, दूसरा, तीसरा। ओके, तीसरा है पक्का? वो देखो, ठीक है, ठीक है, तीसरा है। ओके, पक्का है ना? श्योर है ना? अच्छा, तो ये कौन सा वाला बजट है? तीसरा बजट है। ओके, ठीक। दूसरी बात, इस बार का जो बजट है वो आपको मालूम है कि कैसा था? ठीक। दूसरा, कौन सी लैंग्वेज में? ओके, ठीक। अगला पॉइंट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस बार का जो बजट आया था, उसके अंदर थीम क्या थी? उसके अंदर थीम क्या थी? हाँ, टैब पे था, ऑब्वियस ही बात है। बिल्कुल, थीम क्या थी? आत्मनिर्भर भारत। क्या थी थीम? आत्मनिर्भर भारत। अच्छा, इस बार आपने देखा होगा कि उनके हाथ में क्या था? एक टैब था, क्योंकि भाई पेपर लेस है तो कहीं ना कहीं से तो ये आएगा, तो आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा। अब मुझे एक चीज और बताओ, व्हाट इज दिस हलवा सेरेमनी? अरे माँ, बचपन तो बस वही हलवा खाया जाता, वही तो होती है हलवा सेरेमनी। हलवा सेरेमनी क्या होती है? सुना होगा, कई बार लिखा हुआ देखा होगा आपने। 15 दिन का होता है, बट होता क्या है मेरे को ये जानना है। कुछ मीठा हो जाए। हलवा सेरेमनी क्या होता है? बजट से पहले होता है। अच्छा, ठीक है, ठीक, ठीक है, बजट से पहले होता है। देखो, हलवा सेरेमनी का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे एक रिवाज होता है ना, जब आप लोग बचपन में जाते होगे अपना पेपर देने के लिए, अभी भी जब आप पेपर देने जाते होगे, तो घर से निकलते ही मम्मी आपकी आपको खिलाती होंगी ना, जैसे दही चीनी खिला दिया या दही गुड़ खिला दिया। या जब हम लोग क्लास 10th और 12th के अपने जाते थे वो एग्जामिनेशन देने के लिए, प्री बोर्ड और बोर्ड्स देने के लिए, तो हमारे तो स्कूल में भी हम लोग को खिलाया जाता था, पेड़ा और दही मिला करता था। तो हमारा सारा एक्साइटमेंट वही होता था कि यार आज तो पेड़ा और दही मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिला, यार आज आया क्यों नहीं अभी तक, पेपर शुरू होने वाला है अब तो ये जो पेड़ा और दही होता है, तो हमारे यहाँ की एक परंपरा है कि किसी भी चीज को शुरू करने से पहले कुछ मीठा हो जाए, है ना? तो ये जो कुछ मीठा हो जाने वाली बात है, इसी को क्या कहते हैं? हलवा सेरेमनी कहते हैं। हलवा सेरेमनी जो है वो आपके बजट से पहले रहता है, और इसके अंदर क्या होगा? हलवा सर्व किया जाता है सभी मेंबर्स को, जो क्या करेंगे? पूरा का पूरा बजट का एस्टिमेशन करेंगे बैठ के। और जब ये हलवा सेरेमनी शुरू होती है, तब से लेके आगे जब तक बजट वो प्रस्तुत नहीं हो जाता, तब तक वहां से कोई जा भी नहीं सकता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हलवा सेरेमनी जैसा भी कोई वर्ड होता है, राइट? मैम, मेरे को तो सीधे फ्लाइंग चप्पल मिला करती थी। सही कह रहे हो तुम। चलिए, अच्छा, अब आगे चलते हैं कि इस बजट के अंदर और क्या चीजें होती हैं। हाँ, 15 दिन तक जेल में कैद रहते हैं वो लोग। सुनिएगा, ये जो बजट होता है ना, ये समझिएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट ये ध्यान रखना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पर भी ये शब्द लिखा हुआ नहीं है, बल्कि इसकी जगह पर जो शब्द आता है, भाई हमारी टीम ना कसम क्या बोले, खैर, जो शब्द आता है वो क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये शब्द हमारे यहाँ पर आता है। कौन से आर्टिकल में? 112 में है। तो सिंपल बात तो ये समझना है कि हमारे संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का इस्तेमाल प्रयोग नहीं किया गया है, हमारे यहाँ पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। आज समझ गए होंगे कि ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें 3 साल का ब्यौरा आपको देखने को मिलता है। अच्छा, बजट के अंदर क्या क्या क्लॉजेज हैं, देखो समझ लेना। जो बजट आया था उसमें देखो, मैंने आपको पढ़ा तो सारी बातें दी थी, लेकिन इन सारे डेटा को डिस्कस करने से पहले कुछ और बातें भी हैं जो आपके इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हम जान लेते हैं। देखिए, बजट के अंदर 2 चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। एक तो है रेवेन्यू। रेवेन्यू को हम समझ सकते हैं कि सरकार के द्वारा कितनी कमाई करी गई है ना? सरकार के द्वारा कितनी कमाई करी गई। दूसरा क्या होता है यहाँ पर, यहीं पे लिख दें, चलो, कैपिटल। क्या है? कैपिटल। अच्छा, ये भी एक तरीके का बजट है और ये भी एक तरीके का बजट है। अभी समझा रहे हैं ये हम कहना क्या चाह रहे हैं। देखो, एक्चुअली जो बजट होता है ना, वो 2 तरीके का होता है। वो जो 3 पार्ट्स बताए थे वो अलग बात है, और यहाँ पे अगर आप आगे चल के देखोगे तो जो बजट होता है ना, वो आपका कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का होता है। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब क्या होगा? अरे यार इंटरकॉम भाई बंद हो जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। हाँ, बताओ क्या होता है, इन दोनों का मतलब क्या होता है?
रेवेन्यू और ये कैपिटल बजट ये क्यों आते हैं, क्या काम करते हैं? पता नहीं, पता नहीं, नहीं हम तो बता ही देंगे, अब तुम तो बताओ क्या होता है। किसका हलवा? अरे जो तुम्हारी इच्छा करे भाई वो हलवा बना लो, बताओ, जल्दी आंसर करके बताओ। नहीं भैया तुम रहने दो, हमको नहीं जानना है, तुम्हारा काम कराओ, बताओ। नहीं पता, किसी को भी नहीं पता? अच्छा अच्छा अच्छा, किसी को भी नहीं पता। अच्छा चलिए हम ही बताते हैं, सुनो। एक होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या है? आमदनी, आय, मतलब कोई भी शब्द आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो बजट होता है, रेवेन्यू वाला जो बजट मैंने आपको बताया है, ये होता क्या है? इसके अंदर समझा रहे हैं अभी इसका मतलब क्या है। रेवेन्यू बजट के अंदर जो डेटा इकट्ठा किया जाता है वो किस चीज का डेटा है? सरकार ने कितनी कमाई करी है या फिर सरकार की कितनी इनकम है और सरकार ने कितना खर्चा किया है, उसका पूरा डेटा जो है वो इकट्ठा किया जाता है रेवेन्यू बजट के अंदर। किसके अंदर? रेवेन्यू बजट के अंदर। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब सरकार की इनकम कहां से आएगी बताओ? सरकार के पास में जो पैसा है वो कहां से आएगा? टैक्स से आएगा, बिल्कुल सही बात है। और बताओ, और कहां कहां से आएगा पैसा? हमसे आएगा, चोरी से। अरे शट अप यार, सही सही बताओ, एक्ट ऑफ गॉड से। देखो पहला तो हो गया टैक्स है ना। अभी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि जो टैक्स है, जीएसटी जब पढ़ेंगे ना, तो वहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस पता चलेंगे कि अलग अलग तरीके के टैक्स होते हैं। लेकिन दूसरा कहां से पैसा आता है? जैसे कि मान लो इंडिया ने कभी किसी को कोई लोन दिया होगा, मान लो सपोज करो इंडिया ने कभी किसी को कोई लोन दिया होगा, अब उस कंट्री ने वो पैसा वापस कर दिया, तो जब वो देश इनको पैसा वापस करेगा तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लगा के ही तो वापस करेगा ना, ऐसे तो वापस नहीं करेगा, तो इससे भी इनको पैसा मिल जाता है। तीसरा क्या होता है? मान लो कि इन्होंने किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पैसा ले लिया, जैसे कि आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, यहां से कुछ उधारी ले ली, या मान लो किसी कंट्री ने इंडिया को ग्रांट के रूप में, ग्रांट का मतलब क्या होता है यहाँ पर? किसी गिफ्ट के रूप में। किसके रूप में? कंपल्सरी पेमेंट फॉर द लीगल सर्विस, हाँ बिल्कुल सही है, बात वही है। अब्रॉड डोनेशन, ये कुछ भी, मान लो बाहर की किसी कंट्री ने इंडिया को गिफ्ट के रूप में कोई पैसा दे दिया, अब जो चीज गिफ्ट के रूप में, क्या तुम वापस करोगे? हाँ, प्राइवेटाइजेशन भी आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी पहले छोटे छोटे शब्द समझा दे फिर बड़े शब्दों पे आते हैं। आएगा कि नहीं आएगा? गिफ्ट वापस करोगे क्या? कौन वापस करता है? बल्कि बचपन में तो ये किया होगा कि किसी ने गिफ्ट दिया होगा, उसी को गिफ्ट रैप करके किसी और को देके चले आए होंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो गिफ्ट के रूप में पैसा दिया जाता है वो भी यहाँ पे इंडिया वापस नहीं करती है। तो यहाँ से तो पैसा आते ही आता है, लेकिन आज के प्रेजेंट टाइम में इंडिया को दो और तरीके से पैसा कमाने का मौका मिला है। वो क्या है? पहला है प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, दूसरा क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट। क्या मतलब होता है दोनों का? विजैक इज अ प्राइवेट नहीं है बेटा, वो सरकार का है, जिसके अंदर सरकार की हिस्सेदारी 51%, 71%, क्या बोल रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंपनी के अंदर अगर सरकार का जो शेयर है वो अगर 51% है तो वो सरकार की है, खत्म बात। अच्छा सुनो, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है कि सरकार ने क्या किया, ध्यान से समझिएगा, सरकार ने अपने जो शेयर थे वो बेच दिए। सरकार ने क्या किया? अपने जो शेयर थे वो शेयर उन्होंने बेच दिए। अच्छा, क्यों बेच दिए? रीजन आएगा ना, रीजन। बेटा आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से उधार लिया, इंडिया ने पैसा उधार लिया, ठीक है, क्यों बेच दिए? देखो मान लो यहां पर सरकार को ये लगता है, जैसे कि सपोज करो एलआईसी है, अब एलआईसी को बोला जा रहा है कि वो प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। बैंक है, बैंक को बोला जा रहा है कि इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, तो ऐसा क्यों किया जाएगा? इसका रीजन है, इसका रीजन यहाँ पर ये है, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब सरकार अपना शेयर बेचती है तो उसके बदले में सरकार को पैसा मिलता है, और जब वो बैंक या वो कंपनी जब वो प्राइवेट कंपनी के अंडर में चली जाती है तो प्राइवेट कंपनी उसको फिर अपने हिसाब से चलाएगी। हो सकता है जैसे कि बैंक का मर्जर होता है, बैंक जब मर्ज होते हैं तो आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ जॉब्स कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब भैया एक व्यक्ति काम कर रहा है तो उसके लिए हम किसी दूसरे व्यक्ति को क्यों बैठाएं, हमें उसे भी तो पैसा देना पड़ेगा ना। तो उसमें क्या होता है, उस केस में जॉब कम हो जाती है। लेकिन जब प्राइवेट कंपनी के हाथ में चला गया तो प्राइवेट कंपनी अपने हिसाब से काम करेगी, अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इससे वेलफेयर होगा कि नहीं होगा। ये है कहानी, इससे वेलफेयर होगा कि नहीं होगा। क्या मतलब है, फिर से समझना। जब सरकार किसी भी चीज के लिए काम करती है तो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जो एम होता है, जो उद्देश्य होता है, वो है कल्याण करना। क्या होता है? कल्याण करना। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? पैसा कमाना, यानी कि प्रॉफिट कमाना। तो आप खुद समझ सकते हो कि सरकार के पास में था, अब सरकार को कोई मतलब नहीं है, तो प्राइवेट कंपनी क्या करेगी? अगर उसको प्रॉफिट हो रहा होगा उससे तो वो आगे काम करेगी, नहीं प्रॉफिट होगा तो उसको किसी तीसरी कंपनी को जाके बेच देगी। तो ये क्या है? ये है प्राइवेटाइजेशन। समझ में आया? अब रेलवे है, अब ये तो सब समझ ही गए हो यार, क्या बताया जाए। अच्छा,
दूसरा लिखा हुआ है डिसइन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है? देखो, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि हमने पूरी पूरी कंपनी ही उठा के बेच दी, हमने पूरी कंपनी ही उठा के बेच दी, समझे? जैसे कि बीएसएनएल, जैसे कि बीएसएनएल, बीएसएनएल क्या था? सरकार का था। सरकार ने बोला भाई साहब नहीं लगेगा, सरकार ने कहा भाई साहब नहीं लगेगा, ठीक है, सरकार ने कहा नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, हम एक काम कर देते हैं, क्या कर लेंगे, हम इसको प्राइवेट कंपनी को बेच देंगे। ठीक है, इन्होंने प्राइवेट कंपनी को उठा के बेच दिया। जब इन्होंने प्राइवेट कंपनी को बेचा तो प्राइवेट कंपनी ने क्या किया, एक दो टावर वावर लगवा दिए और बोला भाई साहब अब तो जोरदारी से लगेगा, एक बार लगा के तो देखो, क्या बीएसएनएल, क्या लगा के देखो, एक बार लगा के तो देखो बीएसएनएल, बिल्कुल लगेगा। तो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या निकल के आया? डिफरेंस ये निकला, प्राइवेटाइजेशन में हमने सिर्फ अपने कुछ शेयर बेचे हैं, पूरे पूरे शेयर बेचो, आधे शेयर बेचो, व्हाटएवर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि 51 जो परसेंट था, हो सकता है इसमें से 20% बेच दे, हो सकता है इसमें से 25%, हो सकता है 30%, वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट में परसेंटेज ऐसा कुछ नहीं होता है, पूरी पूरी कंपनी बेच दी जाती है, राइट? समझ गए? कॉल रेट ज्यादा है बीएसएनएल का, सही कह रहे हो। तो ये आपको यहाँ पे मैंने समझाया कि जो ये आपका रेवेन्यू के अंदर जो इनकम वाला हिस्सा है, सरकार की इनकम कहां से आई। अब मुझे बताओ, सरकार के पास में जो पैसा आया वो खर्चा कहां करेगा? गवर्नमेंट को क्या प्रॉफिट है प्राइवेटाइजेशन से? अरे यार बड़ी बेवकूफी वाली बात कर दी तुमने, कैसी बातें कर रहे हो बेटा? उतनी देर से तुमको यही तो समझा रहे हैं कि जब सरकार ने अपने शेयर बेचे तो सरकार को बदले में पैसा नहीं मिलेगा। हमने तुमको अपना फोन बेचा, रुको फोन भी तो निकाले, फोन गया कहाँ? ए भाई फोन का है, हाँ। मैंने कहा कि मैंने तुमको अपना ये वाला फोन बेचा, तो इसके बदले में तुमसे पैसा लेंगे कि नहीं लेंगे? बता, पैसा लेंगे कि नहीं लेंगे? पैसा लेंगे, बिल्कुल लेंगे। लेकिन अगर मैंने मानो कि तुमको ये वाला फोन बेचा, एमआई वाला, तो हम तुमसे कहेंगे अरे यार फ्री में ले जाओ, क्या ऐसी पढ़ाई तो हुआ है ना, तो मैंने इसको क्या किया, पूरा ही बेच दिया। तो ये क्या है? ये डिसइन्वेस्टमेंट हो गया कि भाई इसने पूरा बेच दिया और पैसा ले लिया। समझ में आ गई बात? तो थोड़ा समझो क्या है। ले लो फ्री बट रहा है, सिलेक्शन ले लो। उसके बाद में सच्ची बता रहे हैं भाई, तुम सेकंड हैंड फोन की क्या बात करो, तुमको नया फोन दिला देंगे हम, प्रॉमिस रहा, ये गिफ्ट, ठीक है, फ्रॉम माय साइड, पक्का है, ये पक्की वाली डील है हमारी, पिंगी पोंगी वाला प्रॉमिस है ये, ठीक है। चलो अच्छा, तो ये तो बात हो गई यहाँ पर इनकम के बारे में। अब सर वॉच देंगे? नहीं यार देखो, वॉच तो नहीं देंगे, क्योंकि वॉच तो यार मेरे को खुद ही गिफ्ट मिली थी, मैं भाईजान ने गिफ्ट करी थी, तो हम तो चलो तुमको फोन देंगे। देखो अरे यार मजा आ गया, देखो वॉच भी मिल जाएगी, फोन भी मिल गया, बस लाइफ झिंगा लाला। ओके चले, अब बात तो करो भैया एक्सपेंडिचर, सरकार पैसा खर्चा कहाँ करेगी? अब सरकार पैसा कहाँ खर्चा करेगी? थोड़ी स्कीम में, थोड़ा सड़कें बनवा देगी, थोड़ा नाले बनवा देगी, इन्हीं सब जगह पे तो पैसा इकट्ठा करके खर्चा किया जाता है। तो ये किसके अंदर आएगा? ये रेवेन्यू के अंदर आता है। अब दूसरा था कैपिटल बजट। कैपिटल बजट बताओ क्या होता है? कैपिटल बजट का मतलब क्या होता है ये और मुझे बता दो, फिर बजट का जो डेटा है ना वो हम आपको कल समझा देंगे। बताओ। पीट दिए जाओगे, कह रहा है मैम एक दो ब्यूटी पार्लर भी खोलेंगे। अद्य यार, इसके अंदर समझिएगा क्या बातें कही गई हैं। इसके अंदर भी एक तरफ आता है वो पैसा, ध्यान से सुनना, सुनो ध्यान से सुनना। कैपिटल बजट के अंदर, मैं चैट ऑफ करूं तब समझा पाऊंगी तुम लोगों को, तुम लोग के कमेंट आते रहते हैं ना, तो वो पॉइंट इधर का उधर कुछ हो जाएगा। सुनो, इसमें क्या होता है कैपिटल बजट के अंदर, जैसे कि सपोज करो सरकार के पास में जो पैसा आया है, अब उसका वो जो इन्वेस्टमेंट करेगी ना, वो एक तरीके से लाइबिलिटी को देखते हुए करेगी। लाइबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि सरकार के पास में जो पैसा आया है, उस पैसे को सरकार ने इन्वेस्ट किया किस, क्या बनाने के लिए? हाईवे बनाने के लिए। सरकार ने उस पैसे का इस्तेमाल किया हॉस्पिटल बनाने के लिए, सरकार ने उस पैसे का इस्तेमाल किया डिफेंस के लिए, कुछ अलग अलग सेंटर्स बनाने के लिए, सरकार ने उस पैसे का इन्वेस्टमेंट किया जैसे कि मान लो सड़कें बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, या मान लो सरकार ने बोला कि हम आवास योजना के अंदर पैसा खर्चा करेंगे। तो ये क्या है? ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जो रेवेन्यू बजट था उसके अंदर जो भी काम किए जाएंगे उसका प्रॉफिट तुरंत लोगों को मिलेगा, उसका प्रॉफिट लोगों को तुरंत मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सरकार के द्वारा जो पैसा खर्चा किया जाएगा ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, यानी कि इसका जो मुनाफा होगा वो कब होगा? सालों साल बाद आपको इसका मुनाफा देखने को मिलेगा। हमारे देश के अंदर एक वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट आज तक पूरा नहीं हो पाया और हमने आगे इंटरलिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के बारे में बातें करना शुरू कर दी। तो तुमको क्या लगता है जब ये वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट होगा तो क्या तुरंत जैसे ही हमने कहा कि वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट, वैसे क्या तुम्हारे घर में पानी आ जाएगा? तुम्हारे घर में पानी आ जाएगा तुरंत? नहीं आएगा। क्यों? यार टाइम लगेगा।
नेशनल हाईवे बनेगा तो क्या नेशनल हाईवे बोलते ही नेशनल हाईवे बनके तैयार हो जाएगा, जिनका मतलब वो बिल्कुल ऐसे छड़ी वड़ी ऐसे घुमानी है? नहीं ना, टाइम लगेगा। हॉस्पिटल, अब हम चाइना थोड़ी ना है कि 100 दिनों के अंदर यहाँ पे हॉस्पिटल बना के खड़ा कर देंगे, ऐसा तो है नहीं, समझे। और यहाँ पे डिफेंस सेंटर अगर बनेगा तो भैया सिक्योरिटी विक्योरिटी देखनी पड़ेगी ना, ऐसे तो बन नहीं जाएगा। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हुआ वो समझ लीजिएगा। अगर कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि रेवेन्यू बजट में और कैपिटल बजट में डिफरेंस क्या होता है, तो रेवेन्यू बजट का मतलब है कि आपको तुरंत उसका प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन कैपिटल बजट का मतलब क्या है कि सरकार पैसा खर्चा करेगी लेकिन उसका जो प्रॉफिट है वो हमको बड़े सालों बाद मिलेगा। समझ में आ गई बात? डीआरडीओ का हॉस्पिटल वो तो हमारा एक टेम्परेरी बेसिस पे है ना, यहां तक बात समझ में आई। अब इसी के आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, और यहां हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इसके बारे में। यहां से आपको ये तो पता है कि जो जीएसटी होता है वो कैसा टैक्स होता है, इनडायरेक्ट है। लेकिन जो टैक्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक तो है डायरेक्ट, एक कैसा होता है, इनडायरेक्ट, है ना। ये हम आपको पढ़ाएंगे। ज्यादा तो नहीं हो गया, ज्यादा तो नहीं पढ़ लिया आज? पक्का पढ़ा दूं, पढ़ा दूं आज ही? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नो मैम, नो मैम, मैम प्लीज मैम, मैम मैम बस यार तुम लोग को 50 मिनट से ज्यादा तुम लोग पढ़ ही नहीं पाते, तो यहाँ के थ्रू आप जाके देख सकते हो। ओके, लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर्स भी पढ़ाया हुआ है, पूरे जनवरी का करंट अफेयर्स पढ़ाया हुआ है, फेब का करंट अफेयर्स भी पढ़ाया हुआ है, एक बार से चेक करिएगा। एज पर द यूनियन बजट 2021 द फिजिकल डेफिसिट अभी बताएंगे बेटा। अभी मैंने क्या कहा ना, जो टर्म्स अभी इस बार के बजट में आए हैं वो हम आपको पढ़ाएंगे, पहले टैक्सेस समझाएंगे फिर बताएंगे फिजिकल डेफिसिट वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, कोई और सवाल भी आया क्या गुंजा?